हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और पुनः फिर पॉलिटी का विशेष जानकारी और संपूर्ण पढ़ाई व्यवस्था लेकर आज फिर आए हैं। और ये पढ़ाई जो है घर बैठे पढ़ना है, और जो भी विद्यार्थी को पता नहीं है उस विद्यार्थी को भी जरूर बताना है कि ये कंडीशन जो है पॉलिटी का वो बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब जो है ये पॉलिटी का जो क्वेश्चन पिछले क्लास में कुछ थ्योरी दिया गया था, और उस थ्योरी को आज पूर्ण व्यवस्था के साथ उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और उसका पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज में 13.2 जरा देखिए। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5 and probability of B 1/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent. अब देखिएगा, इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट के लिए बेहतरीन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू 1/5, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा 3/25। ये जो मेरा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कंप्लीट आंसर दिख रहा है। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय इंडिपेंडेंट मेथड द्वारा कैसे सोल्व किया गया वो सामने दिख रहा है। चलिए तो फिर पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाला टर्म है, और प्रोबेबिलिटी का रिलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होता है। अब जिस विद्यार्थी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूला भूल गए हैं या नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा यूज करके हम बताते हैं, और उस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है MCR यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसका मैंने लिखा है फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसका कैसे क्वेश्चन यूज करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पे अगर मान लिया 12 है और C7 लिखा इस तरह से है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर जो विद्यार्थी भूल चुके हैं उनके लिए, ये जो n है और ये r है, तो ये जो n का जो टर्म है ये हमेशा बड़ा ही होगा और ये हमेशा छोटा होगा, या तो बराबर होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखते हैं वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ठीक है, ये पोजीशन जो है ये चाहे तो बराबर होगा या तो इधर का पार्ट बड़ा होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये तो बराबर भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7 और 12 माइनस 7। क्लियर? अब इसका टर्म जरा देखिए, फैक्टोरियल 12 और ये फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5। अब इसका फैक्टोरियल करेंगे। अब 12 का फैक्टोरियल हम करेंगे तो देखिए कैसे किस तरह से करते हैं। जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल करना होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब सीरियली नंबर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम 12 का फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो देखिए क्या, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 तो फैक्टोरियल 7 है और फैक्टोरियल 5 है, ये दोनों कैंसिल है। क्लियर? अब 12 का फैक्टोरियल मैंने 7 तक ही ले लिया, इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो मैंने वहां तक दिया। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं, 12 इंटू जो बचा है 12, 11, 10, 9, 8, और लिख सकते हैं 5 का 5, 4, 3, 2, 1, ताकि इसमें कुछ कैंसिल हो सके। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 मिला के 10 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यहाँ 3 कैंसिल होगा, और 3 से ये कैंसिल होगा। तो ऊपर का जो टर्म बचा है, यहाँ पे बचा क्या है जरा देखिएगा, इसमें बचा गया है 11, 9 और 8। यहाँ लिखेंगे 11 इंटू 9
इंटू 8। अब जो भी आएगा वो कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। और भी इसका देखते हैं, देखिए अगर लिखे 6C2, अब इसका हमको कॉम्बिनेशन का फॉर्म सेट करना है। देखिए ये सभी अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें ये चीज यूज होगा, तो थोड़ा सा पहले हम अगर बता देते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन बताते हैं तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 माइनस 2। तो सबसे पहले देखेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, ये इससे कैसे हो जाएगा 6 इंटू 5 और ये 2 इंटू 1, जिससे ये कैंसिल होगा, ये 3 और ये आ गया 15। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और भी देखते हैं, देखिए 7C अगर 0 इस तरह से रहा गया तो कैसे सोल्व करेंगे इसमें भी। तो यहां पे क्या करेंगे फैक्टोरियल 7, देखिए n के स्थान पर 7 है, r के स्थान पर 0 है और फैक्टोरियल 0 और यहाँ 7 माइनस 0। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है क्या कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। साइड में लिख देंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 हुआ और ये 7 है, ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, अगर जब भी किसी टर्म में यूज हो जाए तो अगर नीचे का टर्म 0 रहे इस कॉम्बिनेशन में तो उसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं, अगर मान लिया MC 0 रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। और हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर लिखें इसे 7 यहां लिखिएगा 9C9 में। अब इसका टर्म को सेट करना है तो किस तरह सेट करेंगे देखिए। सबसे पहले फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस 9। अब ये 9 से 9 तो कैंसिल होगा 1 बचेगा ऊपर में, और यहाँ फैक्टोरियल 0 और 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी ये देखिएगा सेम चीज का टर्म क्या होता है 1 होता है। तो अगर पूछा जाए कभी भी डायरेक्ट टर्म तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सेम वाला का कॉम्बिनेशन 1 ही होता है और नीचे अगर 0 रहे तो उसका भी 1 होता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। n यहाँ पे MCN के लिए डायरेक्ट टर्म क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम बेसिक कुछ फॉर्मूला जो भूल गए हैं उसको याद कर लेंगे। चलिए तो ठीक है, अब इस तरह से हम इस पर क्वेश्चन कुछ बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे यूज करेंगे। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि ये सभी को समझ में आ गया होगा, जो भूल चुके होंगे या जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी क्लियर कर दिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो अभी मैंने बेसिक टर्म दिया है उसका यूज करते। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 cards are drawn at random and without displacement from a pack of 52 playing cards। तो देखिए एक चीज है कि 2 कार्ड को खींचना है, ठीक है, और वो दोनों कार्ड क्या होने चाहिए इसमें, एक मिनट, दोनों कार्ड किधर है और आगे लिखा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर कार्ड और ब्लैक, यानी 2 कार्ड खींचना है लेकिन दोनों कार्ड ब्लैक होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, प्लेइंग कार्ड टोटल नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो नंबर ऑफ एस 52। क्लियर। अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ब्लैक कार्ड के लिए मान लेते हैं ए मान लिया, जिसका यहाँ पे 26। क्लियर। अगर सबसे पहले एक एक करके दोनों कार्ड को खींचते हैं, सबसे पहले हम एक कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कार्ड और ब्लैक। क्लियर, उसको लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी। देखिए अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, यानी ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ई वाई, नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई नहीं नंबर ऑफ ए लिख देते हैं और नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए मेरा कितना है 26 और 26/52, जिसको लिख सकते हैं 1/2। ये ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर। अब एक कार्ड जब
खींचने का प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल लिया है, तो अब उस ब्लैक कार्ड में अब टोटल कितना कार्ड बचा? जब एक कार्ड निकाल चुके हैं तो अब उसके पास ब्लैक कार्ड जो है 25 बच गया। जब एक कार्ड निकालने के बाद, तो जब ब्लैक कार्ड 25 बचा तो टोटल भी तो एक कम गया हुआ, तो टोटल 52 था तो उसमें से एक खींचा गया है, तो टोटल में से अब बचा मेरा 51। क्लियर? तो अदर कार्ड ब्लैक के लिए इधर निकालते हैं। देखिए उसके बाद लिखते हैं, देखिए इसमें मैंने लिखा क्या है कि आफ्टर ड्रॉइंग वन कार्ड नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट 51। अब देखिएगा एक कार्ड जब मैंने खींच लिया गया है, एक कार्ड जो है ना लेफ्ट हटा लिया गया है, तो जब एक कार्ड को हटाया गया है टोटल में से, तो टोटल तो मेरा 51 बचा। तो एक कार्ड ब्लैक में से भी हटाया गया है, तो ब्लैक जो एक कार्ड बचा वो कितना बच गया एक कार्ड हटाने के बाद? तो 25 बचा। उसको भी लिखते हैं अभी तुरंत डायरेक्ट। देखिए मैंने ये लिखा, द ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड लेफ्ट 25। अब एक कार्ड जब हटा लिया गया तो ब्लैक कार्ड में 25 बचा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको नंबर ऑफ बी मान लेते हैं। अब नंबर ऑफ बी का कंडीशन के लिए अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी बी के लिए निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ एस। इसके लिए नंबर ऑफ एस मेरा आ जाएगा, ए आ गया 51। तो नंबर ऑफ एस जो है यहाँ, नंबर ऑफ बी है 25 और नंबर ऑफ एस जो है 51। देखिए अब यहां पे लिखे क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड आर ब्लैक, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अब दोनों कार्ड ब्लैक का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी है 25/51, जिसको लिख सकते हैं 25 और इसमें आ जाएगा 102। ये रहा कंप्लीट आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन समझाते हैं, थोड़ा ध्यान समझना है। देखिए क्या, सबसे पहले तो 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट replacement from a pack of 52 playing card. Find the probability that both card are black. देखिए दो कार्ड ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, टोटल प्लेइंग कार्ड 52 जिसको नंबर ऑफ एस बोलते हैं, और नंबर ऑफ ए जो है ब्लैक कार्ड का मैंने नाम दे दिया है, जिसको 26 ब्लैक कार्ड होता ही है। चलिए तो हम एक कार्ड का ब्लैक का प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला है नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, जो 26 51 तो 1/2 बचा। यानी एक कार्ड मैंने खींच लिया गया है, एक कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है, तो एक कार्ड जब निकाल लिया है तो अब ब्लैक जो कार्ड बचा 25 बचा, और टोटल में से भी जब ब्लैक में से एक कमा तो टोटल में से भी एक कमेगा, तो जब ब्लैक में से एक कमा तो ब्लैक कार्ड जो है 25 हो गया, तो टोटल में कितना बच गया 51 बच गया। तो टोटल यहाँ की ब्लैक कार्ड जो सेकंड वाला उसका नंबर ऑफ बी मान लिए, इसका नंबर ऑफ एस जो है 51, और सेकंड वाला का प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे जो बचा उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी जो है यहाँ पे 25 और नंबर ऑफ एस 51, ये आ गया सेकंड ब्लैक कार्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ दोनों कार्ड का प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड आर ब्लैक, यानी दोनों कार्ड ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी, तो बने फर्स्ट ब्लैक कार्ड का और सेकंड ब्लैक कार्ड का, दोनों क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/2 इंटू 25 51 इक्वल्स टू 25 102। क्लियर? तो इस तरह से बोथ कार्ड और ब्लैक का प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये क्या है, लिखा गया है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected orange drawn without displacement. If all the 3 oranges are good, the box is provided for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that box containing 5 orange out of which 12 are good and 3 are bad ones will be provided for sale. देखिए सबसे पहले तो हम एक
बताना चाह रहे हैं शॉर्ट में कि टोटल ऑरेंज देखिए यहाँ पे टोटल ऑरेंज का टर्म दिया गया है 50 ऑरेंज, टोटल ऑरेंज 15, गुड ऑरेंज ये 12, गुड ऑरेंज का टर्म 12 यहाँ पे लिखा गया है, 15 में 12 गुड, और इसमें बैड ऑरेंज 3। क्लियर, ये क्वेश्चन में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि 3 यहाँ पे आगे लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यही तो पढ़े, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, 1 to be provided for sale। फिर ऊपर में लिखा है क्या, इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड। अब 3 ऑरेंज गुड का कंडीशन जरा देखिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, 3 गुड ऑरेंज मे बी सिलेक्टेड इन 12C3। अब यहाँ पे जो गुड ऑरेंज है उसमें सिलेक्ट क्या करना है, 3 ऑरेंज गुड का। तो गुड टोटल मेरा 12 है, तो 12C3 क्लियर है। अब यहाँ पे जो है अच्छा में से 3 को सिलेक्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि टोटल में भी 3 को कमेगा। क्लियर, तो टोटल क्या है 15C3 लिख दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना वेज और इसका भी इतना वेज, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ E1 और इसको नंबर ऑफ S। अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोवेट। देखिए तो लिखेंगे क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज प्रोवेट। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ E कितना है 12C3 बाई नंबर ऑफ S इतना C3। क्लियर है। अब इसमें देखिए ऐसा ही सोल्व करेंगे जो इसके पहले मैंने सोल्व किया था, 12 फैक्टोरियल 3 और 12 माइनस 3, और यहाँ पे है सही 15 3 और 15 माइनस 3। इससे ये कैसे हो जाएगा। अब इसका हम टर्म आगे क्लियर कर सकते हैं। देखिए कैसे, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 9, और इसको भी ऊपर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 12 और फैक्टोरियल 50। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे सोल्व करते हैं 12 11 10 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 रहने देते हैं। फिर साइज इसका भी फैक्टोरियल 12 15 14 13 और फैक्टोरियल 12, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, और यहाँ 12 11 10 और यहाँ पे 15 14 30, और जो आएगा सोल्व करके इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। सोल्व करके लिख देते हैं कितना आता है जो, देखिए इसको सोल्व करके 44/91 पूरा कैंसिल करके पूरा टर्म के लिए लिख दिया 44/91। देखिए सबसे पहले इसमें हम बताना चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पे टोटल जो ऑरेंज है 15 है, गुड ऑरेंज 12, बैड ऑरेंज 3। अब यहाँ पे जो भी सेल करने का प्रोबेबिलिटी है वो अच्छा वाला ही सेल होगा। तो टोटल C3 यानी 3 गुड ऑरेंज, तो टोटल क्या है 12C3 और टोटल में कितना है 15C3। तो इसका कंप्लीट आंसर जो आया ये इस तरह से 44/91। क्लियर। अब इसको भी एक शॉर्ट तरीका बताना चाहते हैं। देखिएगा इसमें क्या है ना कि एक टिप्स के रूप में अगर चाहते हैं तो देखिए कैसे, अगर मेरा 3 गुड ऑरेंज सेल करना है तो सोचिए गुड ऑरेंज तो मेरा क्या है 12 है, तो 12 मेरा गुड ऑरेंज है और 3 को सेल करना है, तो 12 11 10 3 को सोल्व, क्योंकि एक एक करके सोल्व होगा, और टोटल में से भी 3 को कमेगा, तो सही यहाँ पे 3 को इसमें चलेंगे 15 14 और 13, और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में जानेंगे। क्लियर। तो इस तरह से टर्म सेट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, कि अगर शॉर्ट में बनाए इतना लंबा कहानी नहीं चले तो हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। जितना रहेगा गुड और जितना सेल करने के लिए रहेगा तो 3 रहेगा, 3 तक गया, और यहाँ पे टोटल में से भी कम जाएगा। क्लियर।
इस तरह से शॉर्ट में हम टर्म सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म को सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है। सबसे पहले गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। देखिए एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले तो हम इस दोनों के बारे में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला कुछ हम बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को सामने लिखा हुआ है 3/5 और a है जो 1/2 है और b है a और ये ऐसा ही रहेगा a इंटरसेक्शन b और 1/2 को हम ये सेट कर रहे हैं 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू p माइनस a इंटरसेक्शन b। इसमें हम लिख सकते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ 6 माइनस यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 यानी 6 5 और यहाँ पे आएगा 5। तो p माइनस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे 1/10 p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलिए तो ये हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन इसको फर्स्ट मान लेते हैं और फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है देखिएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक चीज इसके बारे में समझाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्वेश्चन क्या क्या है जरा सुनिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का टर्म जो होता है इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 यानी 0, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, जिसको हम 0 भी बोल सकते हैं। क्लियर। जब भी किसी सेट के लिए या किसी भी टर्म के लिए एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का टर्म सेट करेगा तो समझिए कि ए और बी में एक भी एलिमेंट नहीं, यानी इंटरसेक्शन क्या होगा 5 इसका होगा। तो अब जरा 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस टर्म के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखना है 0 लिखना है। तो जरा देखिएगा यहाँ वही टर्म होगा, तब यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, तब इसमें हमको p का वैल्यू निकालना है कि p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट देखिए। तो 1/10 यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0, देन फाइंड द p 1/10। ये रहा कंप्लीट आंसर फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड के लिए लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का टर्म। कैसे, इसको ये साइड इसको ये साइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू यहाँ पे p माइनस 1/10। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो टर्म है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे p माइनस 1/10 और ये p का वैल्यू लिखा हुआ है 1/2 और इसका जो है ये लिखा हुआ है p। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में p को एक तरफ करते हैं 1/2 इंटू p और यहाँ पे 10 यह आ जाएगा 1/2 p इक्वल्स टू 1/10। ये 2 से कैंसिल होगा तो p इक्वल्स टू 1/5। क्लियर। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। इस तरह से हम जब यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे क्या है कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब p का वैल्यू 1/10 आएगा और जब इंडिपेंडेंट रहेगा तब p का वैल्यू 1/5 आएगा। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। इसके पहले में क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके पहले वाला वीडियो में क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर किया है और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर किया है इसके पहले वाले वीडियो में। क्लियर। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी वी इंडिपेंडेंट इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और निकालना टर्म जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला सभी को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंट के लिए ये फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा है। देखिए इसका वैल्यू सामने लिखा हुआ है 0.3 और इसका लिखा हुआ है 0.4, कंप्लीट आंसर 0.12 ए हो गया। क्लियर। सेकंड नंबर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका बेहतरीन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12 एंड 0.7 माइनस 0.12। इसका कंप्लीट आंसर आएगा 8 और ये आएगा 5, 0 पॉइंट, ये कंप्लीट आंसर। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.112 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। जो भी आए आंसर इसका कंप्लीट लिख लेना है, यानी ये आ जाएगा 12/40। अब इससे जो भी आए वो कंप्लीट आंसर मिलेगा। 4 नंबर जिससे देखिएगा इसका कंप्लीट अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसके लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने सामने बताया है 0.12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, इसको हम लिख सकते हैं 12 एंड 3। अब इसको कैंसिल, इसका भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 6 से यहाँ 20, यहाँ 3 से यहाँ 10, यानी 3/10। इस तरह से कंप्लीट टर्म सेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3। क्लियर आंसर। और इसमें कर सकते हैं 6 से यहाँ पे 50 और यहाँ पे 2/5, ये कंप्लीट आंसर आएगा। क्लियर। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब आगे इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का भी कुछ थ्योरी मैंने पिछले क्लास में दिए थे। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पे जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी के लिए मैंने थ्योरी दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए राइट इंटरसेक्शन बी, और ये मैंने बताया था कि जब यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हम टर्म सेट कर सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है सामने दिया हुआ 1/4, 1/b का दिया हुआ है और इसका 1/8। क्लियर। अब इसका हम सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी इसका कंप्लीट आंसर 4 और 2 6, 6 माइनस 1 5, यानी ये आ जाएगा 3 कंप्लीट 8, जो सामने दिख रहा है आंसर ये होगा। यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी के लिए, नॉट के लिए मैंने बताया था इस तरह से एरो का इंडिकेट कर सकते हैं डैश, और एंड है इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जब इंटरसेक्शन रहेगा और दोनों पर इस तरह से रहेगा तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ यूनियन हुआ, और जब यहाँ यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हुआ, 1 माइनस इंटरसेक्शन। क्लियर।
और बाकी ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला जानते हैं और वैल्यू मैंने पुट कर दिया और सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए थोड़ा सा देखिएगा। 10 नंबर में लिखा गया है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। देखिए अभी जस्ट ऐसा ही बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट के लिए डैश और के लिए यूनियन, नॉट के लिए डैश और ये 1/4 दिया हुआ है। तो मैंने इसमें बताया क्या कि 1 माइनस इसका जो टर्म होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा और इक्वल टू 1/4। अब इससे हम इधर से साइड करते हैं 1/4 और ये टर्म को ये साइड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये तो हो गया टर्म इससे। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 और ये बी 7/12। तो देखिए अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि इस टर्म से हम निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना 7/12 दिया हुआ है। यहाँ पे 7/24 आ गया और दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन जो निकाले दोनों अलग अलग आ गया। जब दोनों अलग अलग आ गया तो यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इक्वल रहता तो इंडिपेंडेंट होता, अर्थात इसमें इंडिपेंडेंट का टर्म सेट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का मैंने इंटरसेक्शन जो दिखा वो दोनों अलग अलग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ बराबर नहीं है, तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट यानी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, ए डाइस टॉस थ्राइस यानी एक पासा को 3 बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार ऑड नंबर प्राप्त होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम ऑड नंबर का कंडीशन पता करते हैं कि ऑड नंबर क्या। सबसे पहले एक पासा है तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात नंबर ऑफ एस 6 ओनली 6। अब यहाँ पे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो मेरा पता है कि 1 3 5 अर्थात नंबर ऑफ ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर का अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑड नंबर 3 है और नंबर ऑफ प्लेस कितना है 6, इसको बोल सकते हैं 1/2। अगर हम इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर 3 नंबर क्या हो 2 4 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर भी 3 आएगा और इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर तो 3/6 इक्वल टू 1/2। चलिए ये तो हो गया। अगर हम इसमें इवन नंबर जो है 3 बार आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसके बारे में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक बार इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, वैसा ही एक बार और के लिए 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 3 टाइम्स के लिए। क्लियर। लिखते हैं इवन नंबर के लिए। चलिए ये लिखे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रो ऑफ ए डाई 3 टाइम्स यानी इवन नंबर आने के लिए 3 बार इवन नंबर आने के लिए क्या होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/8। क्लियर। इवन नंबर एक बार आने के लिए 1/2 और 3 बार आने के लिए क्या होगा 1/8, 1/2 और 1/8। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी तो लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस यानी ऑड नंबर आने का कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो 3 बार इवन नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8। तो टोटल में से, टोटल मेरा प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो टोटल में से इवन नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑड नंबर ही ना आएगा, तो टोटल मेरा 1 होता है और टोटल में से इवन नंबर को हम घटाते हैं तो ऑड नंबर ही आएगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं क्या होगा,
देखिए यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर इन थ्रोन ऑफ डायरेक्ट 3 टाइम्स, यानी टोटल मेरा 1 होता है और टोटल में से इवन नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ऑड नंबर प्राप्त होने का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट आंसर। क्लियर? देखिए इस तरह से एक बार फिर समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या किया कि यहाँ पे एक डायरेक्ट जो 6 बार है तो नंबर ऑफ 6 हो गया, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल लिया जो 3/6 है 1/2 हो गया। इवन नंबर भी निकालेंगे तो उसमें भी 3 आएगा, उसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2 आएगा। अब इसमें हम निकालना चाह रहे हैं क्या कि कम से कम एक बार, जब देखिए कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मैंने सोचा क्या कि ऑड नंबर लाना है तो पहले हम इवन नंबर पता कर लेते हैं। 3 बार इवन नंबर के लिए क्या होगा, तो एक बार के लिए 1/2 होगा, 3 बार के लिए क्या होगा 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8। अब जरा सोचिए कि 3 बार के लिए तो पता चल गया इवन नंबर के लिए, तो टोटल मेरा प्रोबेबिलिटी होता है 1। ठीक है, टोटल में से अगर इवन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा मेरा ऑड नंबर जो यहाँ लिखा 7/8 जो क्लियर रूप से है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 2 balls are drawn at random with displacement from box containing the 10 black and 8 red balls. Find the probability that first में both balls are red, second में first ball is black and second is red, one of them is black and other is red। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो ब्लैक बॉल को मैंने B से इंडिकेट किया तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जिसको B से इंडिकेट कर दिया गया है यहाँ पे 10 है, और नंबर ऑफ रेड बॉल जिसको R से इंडिकेट कर दिया यहाँ पे 8 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल नंबर ऑफ S 10 और 8 18। क्लियर? यानी 18। अब यहाँ पे हम एक काम क्या करते हैं कि ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहेंगे तो देखिए कैसे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाय नंबर ऑफ S यानी 10/8 यानी आएगा 5/9। क्लियर? पहला कंडीशन, अगर मान लिया हम रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ रेड बॉल बाय नंबर ऑफ S 8/18 यानी 4/9। चलिए अब फर्स्ट में क्या है निकालना इसके बारे में देखते हैं। यहाँ बोथ बॉल आर रेड, देखिए क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both balls are red। अब दोनों बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दोनों बॉल रेड होने का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R कहते हैं ना 4/9 इंटू 4/9 यानी 16/81 जो कंप्लीट आंसर, दोनों बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी। पहला कंडीशन। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। देखिएगा द प्रोबेबिलिटी of getting first ball is black and second is red। अब जरा सोचिए फर्स्ट टाइम ब्लैक है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R यानी फर्स्ट बॉल ब्लैक है और सेकेंड इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B मेरा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एक मिनट ये भी लेते हैं इसको यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 5/9 ब्लैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ R है 4/9 यानी ये आ गया 20/81। क्लियर? यहाँ पे लिख सकते हैं 20/81, फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड है उसके लिए आंसर। क्लियर? अब आइए थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में लिखा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखिए इसका कहानी क्या है, द प्रोबेबिलिटी of
the probability of getting one of them is black and other is red. The probability of one of them is black and अगर इज रेड। देखिए इसका क्या कहानी है कि एक अगर ब्लैक है तो दूसरा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, प्लस अगर पहला रेड है तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड के लिए, यानी फर्स्ट का ब्लैक है तो सेकंड क्या होना चाहिए, रेड। अगर फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक, ये वन ऑफ देम का कंडीशन के लिए है। तो देखिए इसका आ जाएगा 5/9 इंटू 4/9 प्लस इसका आ गया 4/9 इंटू 5/9, अर्थात यहाँ पे 20/81 और यहाँ भी 20/81 यानी 40/81, यानी ये कंप्लीट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। 14 नंबर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग सफिशिएंट प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3, और ए और बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, ए और बी का जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है तो हम ए का प्रोबेबिलिटी से पहले हम नॉट ए प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, नॉट ए और नॉट बी दोनों निकालना चाह रहे हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/2 और बी नॉट के लिए हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 1/3, इसको बोल सकते हैं 2/3। अब इसमें हम एक चीज पता है क्या, ये लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट में द प्रॉब्लम इज सोल्व। अब यहाँ पे सोल्व प्रॉब्लम का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि सोल्व प्रॉब्लम निकालना है तो इसमें हम एक काम करते हैं। चलिए तो इसमें क्या करना है कि पहले हमको सोल्व प्रॉब्लम निकालना है, तो इसमें एक काम हम करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा 1 होता है, टोटल में से जो सोल्व नहीं है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा सोल्व प्रॉब्लम निकल जाए। कैसे है देखिए, फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सोल्व प्रॉब्लम इज सोल्व। तो सोल्व प्रॉब्लम क्या है कि टोटल मेरा 1 है, तो टोटल में से जो सोल्व नहीं है उसको अगर घटाएंगे तो सोल्व प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखिए टोटल में से जो सोल्व नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए टोटल में से सोल्व नहीं है, जो डैश इंडिकेट कर दिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसका है 1/2 इंटू ये भी है 2/3, यानी इसका सोल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट 2/3, यानी टोटल में से सोल्व नहीं है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो मेरा सोल्व प्रॉब्लम निकलेगा, जो यहाँ पे 2/3 कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सोल्व प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी of exactly one of them solve the problem। देखिए इसका मतलब है कि अगर एक सोल्व है तो बी वाला सोल्व नहीं है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम के लिए कंडीशन है, अगर ए सोल्व है तो बी सोल्व नहीं है, प्लस में अगर बी सोल्व है तो ए सोल्व नहीं है।
और दोनों को ऐड करना है, तब निकलेगा एडजेक्टिव वन ऑफ देम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, नॉट ए है 1/2। क्लियर। अब इसका सोल्व कर लेते हैं। तो 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, तो यहाँ हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3/6, इसको लिख सकते हैं 1/2। ये रहा कंप्लीट आंसर एडजेक्टिव वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम के लिए, और ये कंप्लीट सोल्व के लिए कंप्लीट आंसर, ये दोनों आंसर। क्लियर, देख सकते हैं। क्लियर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है? इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसको एच मान लेना है, फिर 40% रीड क्या है, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका ई मान लेना है। 20% रीड वॉज हिंदी इंग्लिश। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हिंदी पेपर पढ़ता है उसका 60% है, तो यहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर के लिए एज मान लिया 60%। इसका प्रोबेबिलिटी अगर पता किया जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हिंदी के लिए 0.6। अगर इसमें और भी हम चलते हैं, देखिए नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए जो 40% दिया हुआ है। क्लियर। तो इसका अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगा 0.4। अब एक चीज और क्या करते हैं कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश जो 20% है, जिसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन ई के लिए तो 0.2। अब जरा देखिएगा, अब इसी में हम एक काम कर सकते हैं कि यूनियन अगर निकालना चाहेंगे, एच यूनियन ई हिंदी इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एच इंटरसेक्शन ई, इसमें से आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बनाएगा 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0. यहाँ पे आ जाएगा 1 इस तरह से आ जाएगा माइनस 0.2, तो आएगा यहाँ पे 0.8। क्लियर। ये आ गया एच यूनियन ई, यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश। तो हिंदी यूनियन इंग्लिश क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ए में लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रेड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, न हिंदी पढ़ने वाला प्रोबेबिलिटी और न इंग्लिश पढ़ने वाला, न हिंदी इंटरसेक्शन न इंग्लिश। ऐसा ही मैंने बताया था नाइदर और नॉर के लिए। अब इसके लिए फॉर्मूला 1 माइनस, जब इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन कर देना, एच यूनियन ई। अब जरा देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई के लिए वैल्यू मैंने निकाल चुके हैं 0.8, जिसका आ सकता है आंसर 0.2, यानी ये आ गया नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश पढ़ने वाला विद्यार्थी का कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। क्लियर। तो इस तरह से न हिंदी पढ़ने वाला और न इंग्लिश पढ़ने का प्रोबेबिलिटी मेरा 0.2 आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, देखिए बी में क्या है, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसमें एक साधारण सा तरीका है कि जिसका निकालना होगा प्रोबेबिलिटी वो ऊपर में होगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को निकालना है ऊपर में और हिंदी न्यूज़पेपर दिया हुआ है उसे नीचे में। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 और 0 यहाँ पे एच कितना है 0.6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। कंप्लीट आंसर ये हो गया मेरा। हिंदी न्यूज़पेपर जो है पढ़ रहा है और इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालना है, उसके लिए जो सामने है वो दिख रहा है। क्लियर। थर्ड नंबर देखिए, इसमें क्या करा है, सी में करा है कि इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी न्यूज़पेपर निकालना है
जिसका निकालना होगा वो कंडीशन ऊपर में होता है और जो दिया हुआ है वो नीचे में हो जाएगा। क्लियर। इसके लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ H इंटरसेक्शन E बाई प्रोडक्ट ऑफ E। तो प्रोडक्ट ऑफ H इंटरसेक्शन E 0 पॉइंट क्या है 2 और ये प्रोडक्ट ऑफ E है 0.4, जिसका कंप्लीट आंसर आएगा 1/2। क्लियर। तो इस तरह से मेरा कितना हिंदी कितना इंग्लिश कितना दोनों पढ़ रहा है वो सामने दिख रहा है क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप सभी जो है विद्यार्थियों के लिए बेस्ट होना चाहिए और सभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का कंडीशन आ रहा है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब सवाल यहाँ पे कि इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, यानी एक जोड़ा पेयर डाइस इज रोल्ड। अच्छा, एक जोड़ा पासा को जो है रोल्ड किया गया। अब इवन प्राइम नंबर का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम एक काम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर जो है होता है, लेकिन इसमें इवन प्राइम नंबर मेरा 2 होगा, ओनली 2 ही होगा जो इवन प्राइम नंबर होगा। तो इवन प्राइम नंबर के लिए एक चीज ध्यान में रखना है, इवन प्राइम नंबर मेरा ओनली 2 है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1। और इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर पूछेंगे तो एक बार के लिए 1/12, तो 1 में क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एस जो है ना पासा के लिए कितना हो सकता है 6 हो सकता है, तो 1/क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि इसका तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस मेरा क्या है 6 है, एक पासा में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ इवन मेरा प्राइम नंबर 2 है, एक ही आया तो 1, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। लेकिन एक जुड़ा में, तो एक जुड़ा के लिए 1/6 इंटू 1/6 2 बना है, तो 1 क्या आएगा 36, जो ऑप्शन में क्या बनेगा यहाँ पे डी के लिए बनेगा, जो क्लियर आंसर है। क्लियर। यानी एक इवन प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 क्या है 6 है, तो 2 के लिए 1/6 इंटू 1/6 अर्थात 1/36। क्लियर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 18 है, क्या है ये भी ऑब्जेक्टिव है। 2 इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सोचिए कि इंडिपेंडेंट के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में नहीं बताया गया, तो ये कंडीशन जो है ना, जब इंडिपेंडेंट होगा तो क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ये नहीं, ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे ये भी तो मैंने नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए, ये भी नहीं बताया। और ये भी मैंने ये भी बताया क्या कि ए और बी जब इंडिपेंडेंट है तो ए और बी दोनों को जोड़ने पर परवाना चाहिए, ये भी गलत है। अब ये सही है नहीं, इसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि नॉट ए इंटू नॉट बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि नॉट के लिए देखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट के लिए और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट के लिए, जो इसका हम डायरेक्ट पोजीशन, ये ऑप्शन नंबर ये जो है कंप्लीट राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट टर्म के लिए है। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जो सभी विद्यार्थी सोल्व करेंगे और उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। क्लियर। क्योंकि इस जवाब से पता चलेगा कि इंडिया पढ़ रहे हैं तभी तो इंडिया बढ़ रहे हैं। क्लियर। चलिए देखिए, चलिए मेरे तरफ से ये क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन को सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है कि क्या कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर। और ये कमेंट सेक्शन में सही विद्यार्थी जरूर से जरूर जवाब देंगे इस क्वेश्चन के। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी और नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन थ्योरी। ठीक है। बाय।